नमस्कार। स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आप सभी को पता है आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर ट्रेड्स के लिए कंपलसरी है, चाहे वो इंजीनियरिंग ट्रेड्स हों और चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हों। तो हर ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंपलसरी है। तो आज से हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी टॉपिक्स के डिस्कस करेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पहले टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल में आज पार्ट 1 लेकर के हम आए हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी ट्रेड्स के लिए इम्पॉर्टेंट या कंपलसरी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि हम अपने वीडियोस में और किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम इस तरह के प्रयास आगे जारी रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको ससमय प्राप्त हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक वाइज डिस्कशन में। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट 1 के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। किस प्रकार के सिचुएशन में कम्युनिकेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है आपके पास में वाइल स्टडिंग इन अ कॉलेज, कॉलेज में पढ़ाई के दौरान। दूसरा ऑप्शन है वाइल अटेंडिंग इंटरव्यूज़, इंटरव्यू के दौरान। तीसरा ऑप्शन है वाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करने के दौरान। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेनू थिंक्स अबाउट एक्सप्रेसिंग हर थैंक्स टू हर फ्रेंड रीता फॉर हेल्पिंग हर बिफोर एग्जाम्स। रेनू सोच रही है कि वह अपने दोस्त रीता को थैंक्स कर सके या धन्यवाद कर सके क्योंकि उसकी दोस्त रीता ने उसे एग्ज़ाम के पहले मदद की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बेस्ट सूट द सिचुएशन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन को सूट कर सकता है। अर्थात आपको बताना है कि रेनू जब रीता को थैंकफुल है, रेनू जब रीता को थैंक्स करना चाह रही, धन्यवाद कहना चाह रही है, तो दिए गए ऑप्शन में वो किस तरीके से करेगी। तो पहला ऑप्शन है रीता आई एम सॉरी। दूसरा ऑप्शन है रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प। तीसरा ऑप्शन है रीता आई विल सी यू लेटर। चौथा ऑप्शन है रीता थैंक्स। इसका सही आंसर है बी, रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प। अगला प्रश्न आपके सामने है, योर फ्रेंड मेक्स अ मिस्टेक एंड यू वॉन्ट टू पॉइंट इट आउट ऑफ हिम। यानी कि आपका दोस्त एक मिस्टेक या गलती कर रहा है और आप चाहते हैं कि वह आप उसे बता सकें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बेस्ट सूट द सिचुएशन। दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सिचुएशन को सूट करेगा। तो पहला ऑप्शन है आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। दूसरा, मैं तुमसे किसी बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन है यू आर अ बैड पर्सन, तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो। तीसरा ऑप्शन है आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। चौथा ऑप्शन है कैन वी ईट समथिंग, क्या हम कुछ खा सकते हैं। इसका सही आंसर है ए, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मैं तुमसे किसी विषय पर बात करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्सक्यूज़ मी सर मे आई कम इन इज़ अ। यहाँ पर आपको बताना है कि एक्सक्यूज़ मी सर मे आई कम इन, ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है। तो आपका पहला ऑप्शन है फ्रेंडली वे ऑफ अपोलोजाइजिंग, यानी कि एक फ्रेंडली तरीका है माफ़ी मांगने का। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंडली वे ऑफ थैंकिंग, एक फ्रेंडली तरीका है किसी के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करने का। तीसरा ऑप्शन है फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन, एक फॉर्मल तरीका है दोस्त परमिशन मांगने का।
और चौथा ऑप्शन है फॉर्मल वे ऑफ अपोलोजाइजिंग, एक फॉर्मल तरीका है माफ़ी मांगने का। तो इसका सही आंसर है सी, ये एक फॉर्मल तरीका है किसी के लिए किसी चीज़ के लिए परमिशन लेने का। अगला प्रश्न आपके सामने है, द टीचर सेड राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज इज। टीचर ने कहा कि राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के टॉपिक को टॉप राइट कॉर्नर पर, पेज के टॉप राइट कॉर्नर पर लिखो। यह एक किस प्रकार का सेंटेंस है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास, ए क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन, एक साफ सुथरा इंस्ट्रक्शन है जो कि कम्युनिकेट किया गया है। दूसरा ऑप्शन है नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड, इतना क्लियर नहीं है कि समझा जा सके। तीसरा ऑप्शन है अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट, एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। और चौथा ऑप्शन है एन अपॉलजी टू ए फ्रेंड, अपने दोस्त से मांगी गई माफ़ी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन कैन लीड टू। किसी भी कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी किस प्रकार के सिचुएशन को लीड कर सकती है, उसका परिणाम क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध। दूसरा ऑप्शन है प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग, आपस में समझदारी का अभाव या किसी प्रकार से समझने में दिक्कत होना। तीसरा ऑप्शन है इफ़ेक्टिव रिजल्ट, प्रभावकारी परिणाम। चौथा ऑप्शन है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, यानी किसी भी प्रकार का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है बी, प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, आपस में समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अ गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले विगत के वर्षों में एग्जाम में आ भी चुका है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ए गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज यूज़, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो हमेशा क्या यूज़ करता है? पहला ऑप्शन है शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग सेंटेंस, यानी लंबे वाक्य। तीसरा ऑप्शन है रूड वर्ड्स, यानी कड़े शब्द। चौथा ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, यानी जटिल भाषा। तो इसका सही आंसर है ए, शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। एक अच्छा कम्युनिकेटर शॉर्ट एंड सिंपल वे में अपनी बात रखता है, एक शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात रखता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वन हैज़ टू। एक अच्छे कम्युनिकेशन में एक किसी को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कीप लिसनिंग ऑलवेज, हमेशा सुनना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है लिसन केयरफुली एंड स्पीक यूज़फुली, सावधानी से सुनना चाहिए और काम का ही बोलना चाहिए, यानी यूज़फुली ही बोलना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कीप स्पीकिंग ऑलवेज, हमेशा बोलते रहना चाहिए। चौथा ऑप्शन है लिसन एंड स्पीक केयरलेसली, यानी सुनना और बोलना दोनों ही केयरलेसली चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी, लिसन केयरफुली एंड स्पीक यूज़फुली, सावधानी से सुनना चाहिए और यूज़फुली उसको बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना किसी के काम का हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन वन हैज़ टू एक्सप्रेस सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। जब किसी व्यक्ति को अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक्सप्रेस करना होता है तो क्या ज़रूरी होता है? जैसे कोई डिफ़िकल्ट, कोई परेशानी भरी ऐसी सिचुएशन आपके साथ में आ जाती है, अब आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को अगर आप किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो आपको कैसे बात करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कम्युनिकेट एवरीथिंग क्लियरली, आप बिल्कुल क्लियरली सब कुछ बता दें। दूसरा ऑप्शन है से जस्ट अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम है आपकी उस प्रॉब्लम के कुछ एस्पेक्ट्स ही आप बताएं। तीसरा ऑप्शन है डो नॉट सेज एनीथिंग, आप कुछ भी ना बताएं। चौथा ऑप्शन है यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, आप जटिल भाषा में या जटिल शब्दों का उपयोग करें। तो इसका सही आंसर होगा ए, कम्युनिकेट एवरीथिंग क्लियरली। जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में किसी को बताते हैं तो आपको सब कुछ क्लियरली बताना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हेन द कम्युनिकेटर यूज़ हार्श वर्ड्स टू पॉइंट आउट एरर इट विल। जब कम्युनिकेटर हार्श वर्ड्स यानी कि कड़े शब्द, कठोर शब्द उपयोग में लाता है किसी की गलती को पॉइंट आउट करने के लिए, यदि
कोई आपकी गलती को पॉइंट आउट करने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ये किस प्रकार का सिचुएशन है? तो आपका पहला ऑप्शन है बी वेल रिसीव्ड, उसके शब्दों को या उसके गलती बताने के तरीके को अच्छी तरह से रिसीव किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, इससे और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है सॉल्व द इशू, इससे इशू सॉल्व हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है हेल्प द रिसीवर, इससे सामने वाले व्यक्ति को मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर है बी, लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी गलतियों को बड़े ही कठोर शब्दों में आपसे बताता है तो इससे और भी प्रॉब्लम ही खड़ी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है व्हेन वी कम्युनिकेट विथ वन अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेकिंग मोर मीनिंग। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उस दौरान इनमें से कौन सी सिचुएशन ज़्यादा मीनिंगफुली एक दूसरे हेल्प करती है? तो पहली सिचुएशन है, पहला है वर्ड्स यानी शब्द जो है आपको हेल्प करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये आपको हेल्प करती है। तीसरा ऑप्शन है द लैंग्वेज वी यूज़, जो भाषा आप उपयोग में ला रहे हैं वो भाषा। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में और ज़्यादा मददगार साबित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है एन एंग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी, एक गुस्से में रहने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? पहला ऑप्शन है काम एंड कंपोज्ड, दूसरा ऑप्शन है नर्वस एंड एग्रेसिव, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंडली एंड स्माइलिंग, चौथा ऑप्शन है रिलैक्स्ड एंड सूथिंग। तो इसका सही आंसर है बी, यानी नर्वस और एग्रेसिव। एक व्यक्ति जो गुस्से में है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? नर्वस होगी तथा गुस्सैल किस्म की होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है व्हेन यू स्पीक टू समवन हु यूजेस अ लैंग्वेज यू डोंट नो यू गेस द मीनिंग यूजिंग। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करने के दौरान कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है जिस भाषा की जानकारी आपको नहीं है, तब आप उसकी मीनिंग को गेस करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो भाषा का उपयोग कर रहा है उस भाषा को आप गेस कर सकें। तो उसके लिए आपका जेस्चर कैसा होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर, दूसरा ऑप्शन है साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन है वॉइस ऑफ द पर्सन। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कई बार होता क्या है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करने के दौरान सामने वाले व्यक्ति से जिससे आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति किसी ऐसी भाषा का उपयोग करता है जिस भाषा का मतलब आपको नहीं पता है, ऐसे शब्द का उपयोग करता है जिसका मतलब आपको नहीं पता है। उस सिचुएशन में उसका मतलब आप कैसे समझते हैं? उसका मतलब आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी जेस्चर से समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हेन यू से आई हैव टॉप्ड द क्लास दिस ईयर योर वॉइस विल साउंड। जब आप कहते हैं कि मैंने इस साल क्लास में टॉप किया है तो आपकी वॉइस कैसी होगी? पहला ऑप्शन है सैड एंड डिप्रेस, दूसरा ऑप्शन है डाउटफुल एंड डाउन, तीसरा ऑप्शन है एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट, चौथा ऑप्शन है एरोगेंट एंड प्राउड। तो इसका सही आंसर है सी, एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट। जब आप कहते हैं कि मैंने इस साल क्लास में टॉप किया है तो आपकी वॉइस में एक्साइटमेंट और आत्मविश्वास दोनों झलकेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस साल भी एग्ज़ाम में आया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हेन यू गिव अ स्पीच इट इज़ ऑलवेज बेटर टू। जब आप कोई भाषण दे रहे हैं तो इनमें से कौन सी सिचुएशन बेटर है? पहला ऑप्शन है स्टैंड फिक्स्ड, आपका स्टैंड फिक्स्ड होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वॉक फास्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आप जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं। तीसरा ऑप्शन है स्टैंड स्लाउचिंग एंड बेंड, जो आपका स्टैंड है वो स्लाउचिंग हो और झुके हुए हो। लास्ट ऑप्शन है स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक अ लिटिल ऑन द स्टेज कैजुअली, यानी कि आप सीधे खड़े रहें और जब चलें तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप स्टेज पर कैजुअली चलें। तो इसका सही आंसर होगा डी। जब आप कोई भाषण दे रहे होते हैं, जब आप कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर स्ट्रेट खड़े रहें, सीधा खड़े रहें और साथ ही साथ हल्का थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं कैजुअली।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पीपल हु रीड न्यूज़ ऑन टेलीविजन नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल्स ऑफ। जो व्यक्ति टेलीविज़न पर न्यूज़ रीड कर रहा है, समाचार पढ़ रहा है, उस व्यक्ति को क्या मेंटेन करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है वॉइस, दूसरा ऑप्शन है पोस्चर, तीसरा ऑप्शन है आई कांटेक्ट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। न्यूज़ पढ़ने वाले जब आप न्यूज़ रीडर को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि न्यूज़ रीडर अपने वॉइस को, अपने पोस्चर को तथा आई कांटेक्ट को सब कुछ प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने है प्रश्न नंबर 17, ऑन वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल इज। अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीका है। पहला तरीका प्रैक्टिसाइजिंग अलोन, अकेले प्रैक्टिस करें। दूसरा तरीका प्रैक्टिसाइजिंग विद फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें और उनसे फीडबैक लें, राय लें उनकी। तीसरा ऑप्शन है रिजेक्ट एनी फीडबैक गिवन, किसी भी प्रकार का जो आपको फीडबैक मिलता है उसे रिजेक्ट कर दें। चौथा ऑप्शन है कीप ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करते रहें। इसका सही आंसर है बी, प्रैक्टिसाइजिंग विद फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ फीडबैक हासिल करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन यू मम्बल वाइल गिविंग अ स्पीच यू विल बी अंडरस्टूड एज। जब आप कोई भाषण दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उसके दौरान यदि आप हकलाते हैं, मम्बल करते हैं, तो आप कैसे व्यक्ति समझे जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है कंफ्यूज्ड एंड नॉट कॉन्फिडेंट, यानी आप कंफ्यूज्ड हैं और कॉन्फिडेंट नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंट एंड एग्रेसिव, आप कॉन्फिडेंट हैं तथा गुस्से में हैं। तीसरा ऑप्शन है एरोगेंट, अर्थात आप अहंकारी हैं। चौथा ऑप्शन है आप नॉलेजेबल हैं। तो इसका सही आंसर है ए, कंफ्यूज्ड एंड नॉट कॉन्फिडेंट। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल स्पीकिंग बिफोर अ ग्रुप। एक ग्रुप में सबके सामने बात करने के दौरान कौन सी चीज़, इन चार ऑप्शन में से कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, यानी आई कांटेक्ट मेंटेन करना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है मेमोराइजिंग द स्पीच, स्पीच को आपको याद करना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है फीलिंग एनर्जेटिक, एनर्जेटिक फील करना अवॉइड करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है स्टैंड रिजिडली, सख्त रूप से खड़े होना जो है अवॉइड करना चाहिए। तो सही ऑप्शन है इसका डी, स्टैंड रिजिडली, यानी सख्त होते हुए, सख्त होकर के खड़े होना आपको अवॉइड करना चाहिए जब आप ग्रुप में कोई भाषण दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। आज के इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और हम लोग एक्सप्लेन कर करके जो है सारे क्वेश्चन समझ करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। तो आज हम 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 20वां प्रश्न आपके सामने है। प्रिपेयरिंग आउटलाइंस एंड नोट्स इन इज़ क्रूशियल फॉर बिगिनर्स बिफोर डिलीवरिंग अ स्पीच। जो बिगिनर्स होते हैं, शुरुआती तौर पर जो बिगिनर्स होते हैं, उनको जब कोई स्पीच डिलीवर करना होता है, बोलना होता है, तो उन्हें आउटलाइंस और नोट्स हमेशा प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ये सही है गलत है ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है यस, ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन है मे बी, यानी हो सकता है ज़रूरी हो। तीसरा ऑप्शन है नो, यानी नहीं, ये सब ज़रूरी नहीं है। चौथा ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, यानी टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर है यस। तो जी हाँ, जब आप कोई बिगिनर हैं, जब आप शुरुआती तौर पर कोई स्पीच डिलीवर करने जाते हैं, शुरुआती व्यक्ति हैं, मतलब शुरुआती तौर पर आप कहीं पर स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, नया नया बोलने के लिए तैयार हुए हैं, उस कंडीशन में आपको आउटलाइंस और नोट्स हमेशा प्रिपेयर करके रखना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यस। तो आज हमने डिस्कस किए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी प्रकार से अब हम कम्युनिकेशन स्किल के और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ना केवल कम्युनिकेशन स्किल बल्कि हर एक टॉपिक जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम पर्पस से पूछा जाता है या जो आपके सिलेबस में या आईटीआई के सिलेबस में है, हर टॉपिक को हम डिस्कस करें और हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसी प्रकार से डिस्कस करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा सकें। तो हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे
आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा जो भी हम इसके आगे वीडियोस लाएंगे। तो ये था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक पर पहला पार्ट, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।